चारों तरफ हिंसा, चारों तरफ प्रदर्शन। कुछ ऐसे हालात हैं अभी बांग्लादेश के, और इन हालात की वजह है लड़ाई। ये लड़ाई उन स्टूडेंट्स की जिनके सामने खड़ी है पूरी सरकार, पूरा प्रशासन। और ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कि सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। जी हाँ, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर कर सरकारी नौकरी पाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये योग्य नहीं है, इनमें से बहुत से योग्य भी हैं, लेकिन इनसे भी कम योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स की नौकरी लग जाती है, लेकिन इनकी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि ये किसी योद्धा के बेटे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी वॉरियर की संतान नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र राठौड़। आज की इस वीडियो में हमारा विषय होने वाला है बांग्लादेश में चलने वाला स्टूडेंट प्रोटेस्ट। जी हाँ, ये कहानी है स्टूडेंट्स वर्सेस शेख हसीना की। शेख हसीना जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जैसा नाम है वैसी तो नहीं है ये, लेकिन यही है बांग्लादेश की 2009 से लेकर अभी तक की प्रधानमंत्री। वैसे इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री रह चुकी है, लेकिन वो जनवरी 2009 से अभी तक यही वापस से प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। इतने सालों तक कोई नेता किसी देश का प्रधानमंत्री रहता है तो इसके पीछे दो वजह होती है। या तो वो नेता देश में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, काफ़ी ज़्यादा जनप्रिय है, या फिर उसकी दूसरी वजह होती है डिक्टेटरशिप, या तो वो डिक्टेटर है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ अभी बांग्लादेश में हैं, ऐसा लगता है कि दूसरी वाली स्थिति शेख हसीना के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। तो कौन है सही, कौन है गलत, कौन क्या बोल रहा है और किसकी क्या है राय, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल ये बात है रिजर्वेशन की। जी हाँ, बांग्लादेश में 4 प्रकार के रिजर्वेशन दिए जाते हैं, जिनमें पहला रिजर्वेशन दिया जाता है विकलांग लोगों के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए, तीसरा जातीय अल्पसंख्यक के लिए, और चौथा है 1971 के मुक्ति संग्राम के वॉरियर्स के वंशज के लिए। जी हाँ, और ये चौथा ही है इस विवाद का कारण। दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो उस समय युद्ध हुए थे, और इस युद्ध में जो भी बांग्लादेश की तरफ से जो लड़े थे वही थे वो वॉरियर। उन वॉरियर्स को रिजर्वेशन दिया गया सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी कामों के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया और इस रिजर्वेशन को उनके संतानों तक भी ला दिया गया, यानी कि उनके बेटे बेटी भी इसी रिजर्वेशन के दायरे में आएंगे, उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। फिर धीरे धीरे से और ज़्यादा बढ़ाया गया और उनके भी बेटे बेटियों के लिए इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया, यानी कि पूरे वंश को इसके दायरे में ला दिया गया। और यही वजह है इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। जी हाँ, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका मानना है कि जो ये वॉरियर्स की जो संतानें हैं, जो वॉरियर्स के जो वंशज है, इनको इस रिजर्वेशन के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो कुछ नहीं किया और इनके जो पूर्वज थे उनके नाम पर इनको कब तक रिजर्वेशन दिया जाएगा। इससे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 56% यानी कि 56% आरक्षण है, और जनरल कैटेगरी के लिए केवल 44% सीटें ही हैं। वैसे इस रिजर्वेशन को हटाने के लिए 2018 में भी मांग हुई थी। उस समय भी प्रधानमंत्री शेख हसीना ही थी, और शेख हसीना ने इस आरक्षण को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था, यानी कि विकलांगों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और उस युद्ध में जो रहे वॉरियर, उनके वंशजों के लिए जो भी आरक्षण था, उस आरक्षण को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर अदालत ने इस आरक्षण को फिर से लागू करने का आदेश दिया है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है शेख हसीना से। लेकिन ये स्टूडेंट्स शेख हसीना से क्यों नाराज़ है? शेख हसीना ने तो इस आरक्षण को हटाया था, और जो अदालत है उसने इस आरक्षण को वापस से लेके आई है। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में जब कुछ भी होता है तो शेख हसीना की मर्जी से होता है, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ करे या फिर करे अदालत, जो भी कुछ होगा शेख हसीना की मर्जी से होगा। इसीलिए वो शेख हसीना से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वैसे पहले तो शेख हसीना ने इन्हें आराम से समझाने की कोशिश की थी, शांतिपूर्ण समझाने की कोशिश की थी स्टूडेंट्स को, लेकिन ये शांतिपूर्ण समझाने से नहीं माने तो अब पुलिस को तैनात कर दिया गया है, और इन पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। इन स्टूडेंट्स में से काफ़ी स्टूडेंट्स मारे भी गए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स घायल भी हुए हैं। और शेख हसीना अपने ही देश के नागरिकों, अपने ही देश के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करवाकर इनको शांत करवाना चाहती है। इतना ही नहीं, शेख हसीना ने इन स्टूडेंट्स को रजाकार से तुलना की है।
মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? जी हाँ, बांग्लादेश में रजाकार जो कि एक अपशब्द है, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि रजाकार का मतलब बेइज्जती का अल्ट्रा प्रो मैक्स होना है। जैसे कि हम यहाँ पर जितने भी जो बेइज्जती वाले शब्द लेते हैं उनसे को सबको मिला के मिक्स करके जो बोलेंगे ना, तो वो हो जाएगा रजाकार का मतलब, यानी कि इतनी बुरी बेइज्जती की है रजाकार शब्द बोलकर। आपको बता दें कि 1971 में जो वॉर हुई थी, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था, तो बांग्लादेश के जो लोग थे जो कि पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तो उन्हीं को रजाकार कहा गया है। इसीलिए जो रजाकार है, तो बांग्लादेश में रजाकार का मतलब बहुत ही बुरी बेइज्जती वाला शब्द है ये। इसके जवाब में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने भी एक नारा दिया, वो है 1 2 3 4 रजाकार रजाकार। कौन है हम? रजाकार रजाकार। किसने बोला? ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट। जी हाँ, जो ये बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना कर रही है, वो तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप जैसे ही काम है, वो तो बिल्कुल डिक्टेटर जैसे ही काम है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स है तो बांग्लादेश के ही, वो तो उनके देश के ही स्टूडेंट्स हैं। और अगर वो उस आरक्षण को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो वो सारे आरक्षण को हटाने की मांग थोड़ी कर रहे हैं। वो तो बस यही तो मांग कर रहे हैं कि जो वो योद्धा थे, जो वो वॉरियर थे, उनके वंशजों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये गलत कहाँ से हुआ? क्योंकि वो जो योद्धा थे, जो वॉरियर थे, उनको आरक्षण मिला क्योंकि वो युद्ध लड़े, वो उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना वो युद्ध लड़े। और यहाँ तक ज़रूरत है तो उनके बेटे बेटियों को भी दे, लेकिन उनके पूरे वंश को ये आरक्षण देना गलत बात है, क्योंकि ये वहाँ के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ उनकी योग्यता के साथ न्याय नहीं होगा। वैसे बांग्लादेश में इस प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया, इंटरनेट भी बंद किया गया, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को न्याय चाहिए। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य भी इस संकट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर विपक्ष को दबाने और चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करने का आरोप भी लगाया गया है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP ने इस चुनावों का बहिष्कार किया है, ये दावा करते हुए कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हैं। और ये विवाद केवल बांग्लादेश और भारत तक ही सीमित नहीं, पूरी दुनिया में फैल चुका है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है, खासकर कानून परिवर्तन के अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर। कई संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वो मानवाधिकारों का सम्मान करे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करें। जैसे जैसे बांग्लादेश इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है, वैश्विक दृष्टिकोण से इसके विकास पर नज़र रखी जा रही है। इन मुद्दों पर स्टूडेंट्स के साथ न्याय होना चाहिए। इन मुद्दों का समाधान न केवल देश के भविष्य को आकार देगा, बल्कि इसके वैश्विक मंच पर स्थान को भी प्रभावित करेगा। इस कहानी के और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये है पूरा विवाद। जैसा कि हमने देखा कि बांग्लादेश में कोटा प्रणाली पर विवाद ने समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष और असहमति को उजागर किया है। छात्रों के नारों और उनके संघर्ष ने इस मुद्दे को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने कोटा प्रणाली की पृष्ठभूमि, विरोध के मुख्य कारण और समाज पर इसके प्रभाव की जाँच की है। ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश को अपने आगे बढ़ने के लिए एक संतुलित और न्याय संगत समाधान की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको इस जटिल मुद्दे की गहन समझ प्रदान की है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और साथ ही आपकी राय भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपकी अगर कोई राय हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके क्या विचार है बांग्लादेश के बारे में, तो आप इसे भी कमेंट में बता सकते हैं। हमारी ओर से धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में फिर से देखने की आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।